बैठो भैया। बैठ जाओ फटाफट। अविभाव समास चल रहा था। वो लगा भाई, फाइल वापस लगा दिया करो हमेशा ही। हाँ भाई, समास पर बात हो रही थी और इसमें आपने अविभाव में अभी तक दो बातें पढ़ी है। एक तो यथा, प्रति, उप, उन, अल, और उसके साथ में आ, यावत, तावत, बर, पर, स्व, स, ब, बा, निर, निस, ला, बिन, बे और बिला की बात, ये उपसर्ग है। जैसा मैंने कल बताया था, मैं वापस उसी बात को लेके फिर शुरू कर रहा हूँ। ये ध्यान रखिएगा। सदंजन कैसे हुआ, मैंने नियम लिखा रखा, त के साथ ज आता तो त बदलता है ज में। हाँ, अब सुनो, अब फिर से लेके सुन लेना। समास को जितना सरल बनाया जा सकता है ना, उतना बना के पढ़ा रहा हूँ। अब आपको ये लगता है कि ये उपसर्ग मुझे कैसे याद होंगे, मैंने कल भी कहा था कि कभी ज़िंदगी में ऐसे इस क्रम से याद नहीं होंगे तुम्हें। अगर टीचर बन गए तो झट से याद हो जाएंगे, नहीं तो नहीं होंगे। क्योंकि ये मेरे पढ़ाने का कॉन्सेप्ट है, मैं पढ़ा रहा हूँ। तुम इनको अभ्यास में लोगे ना, तब चीज़ें तुम्हें समझ में आएगी। अच्छा, ये अविभाव का उदाहरण है, अच्छा ये इसका उदाहरण है। अब तुम्हें पूरा विशेषण याद होना चाहिए तो कर्मधारय समास क्लियर होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्योंकि आपको वहां पर कोई कहानी पढ़नी नहीं, आपको पता होना चाहिए विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान आता है तो कर्मधारय समास है, खत्म खेल। तुम पढ़ो ही मत बल्कि उस शब्द को तोड़ के देख लो। मान लो जैसे इन्होंने उदाहरण दिया सज्जन, अब सज्जन में कर्मधारय है कि नहीं है वो तुम्हें ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि सज्जन, सत का मतलब क्या होता है, अच्छा। अच्छा शब्द क्या है, विशेषण है, कर्मधारय समास है। ये ध्यान रखना है। तो इसी कॉन्सेप्ट पर ध्यान रखना है कि ये चीजें आपको याद होनी है मन अभ्यास के माध्यम से, और उसी के माध्यम से इस पे तुम्हारा काम होना है, ये ध्यान रखना है। तो हमने 2 से 3 बातें की थी, एक तो आ पर, एक भर पर, और एक पर और एक स्व पर। ठीक है। हाँ, अब सुने, पराधीन भी इसी का उदाहरण है, ध्यान रखना। स्वाधीन और पराधीन दोनों इसी के हैं, क्योंकि पराधीन का पराधीनो नहीं होता है। तो स्व तक बात लिख दी थी, यावत तावत बचा हुआ था। ये हो गई थी तुम्हारी गिनती, देख ली थी ना, मिला ली ना, मिला लेना। अच्छा, आज ही लगाई थी या कल लगाई, कल लगाई थी, कोई नहीं, इसको मिला लेना। सुन लो, आज आपने देखी वो अलग मुद्दा है, इसको मिला लेना। किसी गाइड से मैच नहीं करवाना है, किसी भी गाइड से इवन, क्योंकि ये केंद्रीय हिंदी निदेशालय पत्रिका की डायरेक्ट फोटो ली गई है। तो इस पे लेके कोई टेंशन करनी ही नहीं है कि किसी ने कुछ लिखा के, अरे तेरे फोन में ही रहेगी, इसमें पैनल फाइल है ये, हाँ डाउनलोड हो जाएगी, फोन के अंदर ही आएगी, डाउनलोड हो, कहीं बाहर नहीं जाएगी। भाई ये पैनल के साथ क्यों लगवाई, ताकि पड़ी रहेगी। ठीक है। इसमें कुछ चीजें देखनी है। एक तो यहाँ से शुरू करना है, 91 से लेकर के 99 तक ध्यान से पढ़ना। कारण कई जगह हणे पढ़ते हैं, कई जगह ब पढ़ते हैं। एक तो ये छोटी सी त्रुटि है। बाकी जिस संख्या के पीछे 3 आ रहा है 20 के बाद जहाँ जहाँ, उन संख्याओं को ढंग से पढ़ना है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद में 5 से लेकर के या 30 वाली पूरी पंक्ति थोड़ी ढंग से देखनी है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ अनुनासिक लगा हुआ है, यहाँ ठीक है 43, यहाँ अनुनासिक लगा हुआ है, यहाँ अनुनासिक लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है। तो ये तुमसे गलती हो सकती है। 35 35, 34 34, अपन 34 बोलते हैं, शब्द होता है 34 34 चौ, ये देखो ध्यान से। ये तो ये छोटी मोटी है ना चीजें, इनको थोड़ा गेन करना। जैसे 23, अपन 23 तो बोलते हैं, लेकिन 23 में भी ये कंफर्म नहीं है बच्चा, ई बड़ा आएगा छोटा, तो उस पर थोड़ा लेके ध्यान रखना है ना। ये देखो 27, ये त आता 2 बार, और कई बार मैंने तुम बताया कि हम लोग लिखना ऐसे शुरू कर चुके हैं, बाकी आज भी मानकीकरण में ऐसे मान्य है।
और ये कोई पत्रिका पुरानी नहीं है, 2022 वाली पत्रिका से लिया मैंने। उसके बाद में एक पत्रिका और आई है अभी तक, 24 वाली तभी आई ही नहीं है, क्योंकि सितंबर के आसपास ये प्रकाशित होकर आती है। फिर बाकी उन वाली संख्या तुम्हें अच्छे से पता ही है, कोई समस्या वाली बात है नहीं। उसके बाद में एक यहाँ देख लेना, ये आदमी जितना ये 53 खतरनाक है ना, उतना ये खतरनाक है। ये 54 है, अपन क्या बोलते हैं 54। तो जो हम गिनती बोलते हैं ना, उस पर थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि वो सवाल वहीं से निकाल रहा है जिसको हम गलत बोल रहे हैं, गलत पढ़ रहे हैं, ये लेके थोड़ा ध्यान रखना। बाकी 70 वाली लाइन में ध्यान रखना, स कुछ भी नहीं आएगा, स केवल खुद 70 में आएगा, बाकी सभी जगह क्या आ रहा है, हाँ आ रहा है। देख लो 76, अपन बोलते हैं 76, 77, 77, 77 भी नहीं अपने तो, 77। हाँ, मारवाड़ में श का ह है, फारसी प्रभाव की वजह से। अपने को लगता है मारवाड़ी टंग है, नहीं मारवाड़ी टंग नहीं है, वो फारसी प्रभाव शुरू में समझाया था, सड़क का हड़क बन गया था वो वाले। तो इन शब्दों पे थोड़ा काम करना, बाकी कोई समस्या वाली बात है नहीं। एक इसका थोड़ा ध्यान रखना। मैं फिर कह रहा हूँ, ना तो कोई मेरे पास ये लेके आएगा कि सर आपने ये लिखा है, फलानी गाइड में वो लिखा है, तो तू वो गाइड वाला याद करके चले जाना। उस गाइड से तू कोर्ट क्लेम नहीं कर सकता, इसको तू कोर्ट में ले जा सकता अगर यहाँ से गिनती गड़बड़ होती है तो, क्योंकि ये कोई किसी की पर्टिकुलर बात नहीं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की पत्रिका है, मतलब इसके लिए सरकार खुद जिम्मेदार है, मन सरकारी प्रमाण, ये ऑथेंटिक जो है अपने पास में चीज़ है, तो इस पे लेके माथा फोड़ी नहीं करें। चलो अपन पढ़ रहे थे समास, क्या हुआ, स्वाधीन, जो स्वाधीन का स्वधन अधीन होगा। कैसे बता, अरे भाई संधि पूछ रहा है, तू पूछ क्या रहा है पहले ये बता मुझे। संधि पूछ रहा है ना, तो स्वधन अधीन होगा। अगर इसमें तो उपसर्ग पूछेगा तो दो उपसर्ग है, स्व प्लस अधि प्लस इन, ये दो उपसर्ग है, वो तो उपसर्ग में पढ़ेंगे ना, यहाँ क्यों माथा फोड़ी कर रहे हैं, यहाँ संधि और समास है बस। अगर तुम उपसर्गों की संख्या पूछे तो दो है, बिल्कुल कोई दो राय नहीं है, समस्या ही नहीं है, है ना। अब सुनो, यहां तक बात हुई थी, यावत तावत यहां लिख लेते हैं, ये चलो आगे ही ले लेते हैं। हाँ भाई, अब सुनो, यावत और तावत पढ़ाए थे कहीं पे, यावत तावत या नहीं पढ़ाए थे, कल पढ़ाए थे। अरे हुतात्माओं, संधि में पढ़ाया था यावत जीवन, सज्जन वाले नियम में यही है, और तावत जीवन ये आ रखा है सवाल जेलों के अंदर, लेटेस्ट जो आया हुआ है, लेकिन दुर्भाग्य से ये सवाल गलत है, डिलीट हो गया था, है ना, क्योंकि इसमें पूछा था अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा है, और उसने ये टाइप करके दे दिया। यापत जीवन, ये ध्यान रखना है। तो इसमें अव्ययी भाव नहीं था, तो और एक विकल्प था जिसमें अव्ययी भाव था, तो ये दो विकल्प उसमें से डिलीट, मतलब सही या गलत की स्थिति में चले जाते हैं, तो प्रश्न हटना चाहिए वो। तो ये प्रश्न आया हुआ यावत जीवन वाला अव्ययी भाव के साथ में। बाकी इसमें व्यंजन संधि है, देख लो, द्वित्वारा दो जा रहे, इसका मतलब एक जगह किस में जाएगा, त या द में, तो मैंने आपको लिखा रखा यावत उपसर्ग होता है, ये याद रखिएगा। उसके बाद में श ब बा, तो सबसे पहले इन पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले लिया आपने शांत, सावधान, सहित, साकार, सावधान हो गया, सो उदाहरण, सो उपसर्ग, बशर्त, बखूब, बदस्तूर, हाँ खड़ा हो जा, तुरंत खड़ा हो जा, तुरंत। क्या कर रहा है, क्या बंद कर रहा था,
तो साइलेंट मोड पे करने में वीडियो कहाँ चलाने की जरूरत पड़ी? वीडियो में देख रहा था कि फोन साइलेंट कैसे करें। क्यों? गेट के बाहर नहीं, उस गेट के बाहर साइलेंट करके आना फोन, भूलना नहीं है ना, भूलना नहीं है। फोन भूल के आ जाओ घर, बस यही करना है बैठने से। हाँ, बदस्तूर बाकायदा बात नहीं करें। बामुलाहिजा निर्भय, निरोग, नीरस, निर्दय, निष्कलंक, निष्पक्ष, एक उठर को बंद कर लो छोरियों, लापरवाह, लाइलाज, बेईमान, बेइज्जत, बिन कहा। एक शब्द लिख रहा हूं, बाइज्जत, क्योंकि बेइज्जत आएगा कंफ्यूज हो सकते हो। बाइज्जत और बेइज्जत दोनों अलग अलग है। बा का मतलब होता है साथ में, क्या होता है? साथ में। और बे का मतलब क्या होता है? बिना। बे का मतलब बिना, बा का मतलब साथ में, और उसके बाद में ब का मतलब भी होता है साथ में। तो कई बार अपन क्या लिख देते हैं, जैसे बाकायदा नहीं बोलते अपन, आमचाल की भाषा में क्या बोलते हैं? बकायदा। तो अर्थ तो बिल्कुल ठीक है, बकायदा का अर्थ भी क्या होता है? कायदे के साथ। लेकिन बकायदा शब्द शब्द शुद्धिकरण की दृष्टि से गलत है, ये ध्यान रखना है। वो शब्द शुद्धिकरण की दृष्टि से क्या है? एकदम गलत है, क्योंकि बाकायदा होता बकायदा नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। अब कई बार बच्चे कहते हैं जब अर्थ एक ही है, अरे भाई अर्थ तो कई चीजों के एक होते हैं, और कई शब्द ऐसे होते हैं जो लिखे किस तरह से जाते हैं, अर्थ उनके प्रयोग के हिसाब से होते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं, अनेकार्थक में बात करें तो देखो आपने कहा मैंने आज सारंग उड़ते हुए देखा, तभी एक बच्चे ने कहा मैंने आज देखा कि सारंग पानी भर रही है, तभी आपने कहा कि मैंने आज सारंग धोया। तो सारंग का तो सब जगह अर्थ अलग अलग बताया। भाई किसी ने सारंग उड़ते हुए देखा, मन हंस को देखा था शायद, किसी ने कहा मैंने देखा एक सारंग पानी भर रही है, मतलब उसने स्त्री को देखा था, लेकिन इसने तो सारंग को धो ही दिया, सफेद कपड़ा है। तभी कह रहा है कि मैं जैसे ही छत पे चढ़ा चारों तरफ से सारंग उमड़ घुमड़ के आ रहे थे, बादल। तो आप कैसे कह सकते हो एक शब्द का लेकर के, क्योंकि हिंदी में तो अनेकार्थक की व्यवस्थाएं हैं। यमक अलंकार पढ़ोगे सारा ही मामला खराब हो जाएगा। अब मान लो किसी आदमी ने कहा मुझे आज रास्ते में कनक मिला, क्या मिला? कनक। अब हो सकता है कि सोना मिला हो सकता है कि धतूरा मिला हो सकता है गेहूं मिला हो। कनक गेहूं के अर्थ में भी आता है। और यमक अलंकार का तो फेमस उदाहरण पड़ा हुआ, कनक कनक ते सौगुनी मादकता दिखाए, या खाए बोराए व पाए बोराए। आदमी को मिले तो पागल हो जाता है ज्यादा, और धतूरा खाए तो पागल हो जाता है। सारंग वाला लेके पढ़ोगे, सारंग ले सारंग चली सारंग पूग्यो आए, सारंग ले सारंग दरियो सारंग सारंग माए, तो सारा मामला ही सारंग का अलग है भाई। तो ये ध्यान रखना, कभी भी लेके ये नहीं कि ये ऐसे होता, ऐसा होता तो हम आपको कभी लिखाते ही नहीं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक तो इसको लेके बामुलाहिजा, कभी ऐतिहासिक कोई नाटक देखे हो ना कभी, वहां आप दरबार में सुनते हो, जब राजा वाजा कोई एंट्री करता है, जैसे आजकल तो कोई एंट्री होती तो अजीमो शान से हंसा गीत बजाते, उस समय गीत तो क्या बजाए, तो बेचारे यही हुआ करते थे डीजे, तो जोर से वो चिल्लाते थे महाराजा धीराज बामुलाहिजा। बामुलाहिजा का मतलब होता है इज्जत के साथ में,
मुलाहिजा मन सम्मान, ये ध्यान रखिएगा। तो शब्द होता मुलाहिजा, तो अपन ही को तो खा गए और क्या बोलते हैं मुलाहिजा, यह तो है ही नहीं क्या मुलाहिजा है। और दूसरी बात है मोस्टली जगह ये उदाहरण लिखते ही नहीं है, कारण इसको लिखने में और पढ़ने में दिक्कत आती है। तो अपने तो उदाहरण वही लिखो, बेईमान, निरोग, सहित, सावधान। इससे क्या बच्चे को भी लगता हाँ मजा आ रहा है। मैंने पहले दिन कहा था और मैं लास्ट दिन भी यही कह के जाऊंगा, जब तुम्हें किसी भी टीचर की क्लास में 100% चीजें 100% तरीके से समझ में आ रही, तो मैं टीचर की आलोचना नहीं कर रहा हूं, तुम गलत जगह बैठे हो, सीधी बात है। अगर कुछ नया सीखा ही नहीं है तुमने मेरी क्लास में, तो तुम खुद सोचो कि तुम सीखने आए हो कि वही चीजें रिपीट करने आए हो। सीखने आए हो ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे भली बात याद है कि ये लड़का मुझसे पढ़ा हुआ है किसी भी बैच में, कभी कभी इसीलिए कहता है ना पढ़ाया हुआ है, इसका कारण ये है। लेकिन आप इससे ही मिलके पूछो कि क्या ये उदाहरण सारे थे वहां पे, हो सकता है 90% लिखा है, क्या सारे कॉन्सेप्ट मैंने अभी तक टॉपिक पढ़े उसमें वो थे या कुछ नया था। मैं आपको गारंटी देता हूं हर 4-5 महीने में आपको कुछ नया, भले उदाहरण ही चेंज मिलेगा, कुछ सीखोगे। नहीं सीख रहे हो खत्म है। और तुम्हें यह लगता है किसी को, क्योंकि कक्षा की स्थिति को मैं बिना बताए भाप सकता हूं कि कक्षा में क्या चल रहा है, कौन क्या सोचता है, इसका चेहरा बता देता है कि किस स्थिति में है। और मजाक नहीं भाई, जब नौकरी लग जाए ना, मेरा एक कहना मानना, जब जॉब लग जाए तो 2 सब्जेक्ट जरूर पढ़ना, एक तो दर्शन शास्त्र, एक मनोविज्ञान, 100% पढ़ना। मैं कह रहा हूं कि जिंदगी में कभी तुम कहीं अटक जाओ ना, लाइफ के किसी स्टेप पे, मुझसे मिल लेना कि सर मैंने इन दोनों को जी के पढ़ा। पढ़ने का मतलब ये नहीं पढ़ लिया, अच्छी किताबें नौकरी लगने के बाद में। दर्शन शास्त्र जीवन के अतीत से लेके भविष्य तक की बात करता है, और साइकोलॉजी स्थितियों को गेन करने में बहुत काम आता है कि तुम क्या चाहते हो अभी फिलहाल के लिए, ये ध्यान रखिएगा। तो मैं दोनों ही सब्जेक्ट वही पढ़ता हूं, मैं क्लास में पढ़ाता भी, और मैं तो ये बच्चों को सिखाता हूं कि तुम मास्टर बनोगे ना, तुम पढ़ाओगे कैसे, वो पूरा सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूं। ऑल इंडिया के अंदर उत्कर्ष के जितने भी सेंटर है वहां पे, तो मैं तो क्लास की स्थिति को भाप लेता हूं उससे पहले कि तुम चाहते क्या हो। तो कई बच्चों को यह भी लगता है कि यार सर जो है ना ये चीजें लिखा रहे हैं डायरेक्ट, ये उपसर्ग आएगा, ये आएगा, तो हमें समझाया तो नहीं कि उपसर्ग कैसे आएगा। अरे कैसे, कोई ट्रैक्टर लेके थोड़ी आएगा, उपसर्ग आएगा मतलब आएगा, जुड़ा हुआ शब्द उसके साथ पढ़ना है तुम्हें लगता है कि ये बताऊं तुम्हें, ये ऐसे होगा बेटा, देखो क आएगा, क में आ जोड़ा, क्या बना का, बोलो का। तो ऐसे नहीं पढ़ाएंगे, ये कंपटीशन की क्लास है ना, वो नहीं है मेरे पास में क पढ़ो। अब इसमें अगर तुम पूछ लो सर इसमें निरुपसर्ग क्यों लगा। अब एक सुबह 3rd ग्रेड बैच में एक बालिका ने पूछा, यह शब्द जो है ये सार्वनामिक विशेषण में विशेषण क्यों बना। तो मैंने उसको बता दिया, संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर इसकी और इशारा किया इसलिए विशेषण बना। इशारा क्यों किया, तो इसकी गलती है भाई, मैं क्या करूं। अब इसका तो कोई जवाब थोड़ी होता है। ऐसा तो मैंने कहा तू बता दे, अगर तू जब स्कूल में जाएगी और बच्चे को पढ़ाएगी और उस टिंगर ने खड़े होकर पूछ लिया मैडम का ऐसे क्यों लिखते, फिर मुझे जहर लेके जाना साथ में, क्यों तेरे को मरने का अलावा कोई रास्ता नहीं है। इसका जवाब है कि का ऐसे क्यों लिखते हैं। और आजकल के बच्चे होते हैं ऐसे, बच्चे सच में ही सवाल पूछते हैं। आपके घर में भाई भतीजा बेटा बेटी इवन कोई भी भांजा वगैरह है ना, छोटा बच्चा, उसको जब पढ़ना सीखता तो एक बात कभी नोट करना, उसको तुम कह रहे हो का ऐसे लिख, वो उल्टा लिख लेगा आराम से, पर सीधा नहीं लिखेगा आराम से। ये मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत है। अगर तुम्हें कहूं ना अभी कि का तेज कौन सा लिखोगे, तो तुम इसको तेज लिखोगे, और छोटा बच्चा हमेशा गलत आराम से लिख लेता है। तो बच्चे सवाल पूछते हैं भाई, बच्चा तो तुमसे ये पूछ लेगा 2 और 2 4 क्यों होते हैं, और बाकी सारी छोड़ो ना, ये क्या है तुम्हें कैसे पता है 2 है। अच्छा उनको कैसे पता, कभी तो इसकी जड़ आती है ना, तो जिसने पहली बार जो ले उसको कैसे पता था 2 है। तो शिक्षा में भी कई बातें स्वीकार करने वाली है, हर जगह क्यों नाम की उंगली नहीं डालनी है, ये ध्यान रखना है। इसके भी कभी अतीत में जाके सोचना, इसके कभी अतीत में जाके सोचना इसके बारे में, क्योंकि ऐसा नहीं ये मैंने सोचा है। वो एक मैं नाम भूल गया उनका, एक बहुत अच्छे वक्ता है,
साधु है वो, इंग्लिश मोस्टली उनके जो भी लेक्चर वगैरह होते हैं इंग्लिश में होते हैं। जिनका बीच में एक वायरल हुआ था, मतलब ऐसे उन्होंने मजाक मजाक में बोला था कि लड़के तो हैंडसम होने चाहिए, स्मार्ट तो फ़ोन भी होता है, ये वैसा होना चाहिए, वो होता है। तो वो ऐसे बहुत अच्छी और दार्शनिक और ज्ञान की बातें करते हैं। तो उन आपके तरह ही कोई विद्वत आदमी, एक महिला बैठी थी सामने, उन्होंने उससे एक्सक्यूज़ किया था। ये कॉन्सेप्ट मैंने वहाँ सुना था, ऐसा नहीं मैंने सोचा है। अच्छी चीज़ें कहीं से ग्रहण कर सकते, तो वो सामने आया, तब मैंने वो स्मार्ट वाला ही सबसे पहले उनका देखा था। फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया उनको, फिर मैंने खूब सारे उनके वीडियो देखे। मुझे सबसे मज़ेदार ये लगा, एक महिला ने खड़े होकर धर्म पे एक्सक्यूज़ किया था। बोला भगवान भगवान करते रहे, तो भगवान देखा किसने? महाराज ने इसमें एक में ही सल्टा लिया। बोला दो और दो कितने होते? बोला 4 होते। तुझे कैसे पता? बोला गुरुजी ने पढ़ाया। गुरुजी किसने पढ़ाया? बोला उसने। कभी तो अंत आएगा ना उसका? बोला हाँ आएगा। तो किसने देखा कि इसको 2 कहते, इसका मान 2 किसने रखा? कैसे पता 2 होता है? स्वीकार किया ना आपने, तो इसी तरह स्वीकार करके चलना है, ज़्यादा नहीं सोचना। आओ समाज पे पढ़ना तुम्हें पड़ेगा। ओवरऑल बात इतनी सी है ना? तुम पहली दूसरी के बच्चे नहीं हो, है ना? बहुत सारी बातें मैं क्लास खत्म होगी तब करूंगा आपके साथ में, जो आपके मन में चल रही, मैं हर सवाल का जवाब दे के जाऊंगा। मैं एक ऐसा आदमी हूँ, क्लास की बातें मैं क्लास में पूरी करके जाता हूँ, घर नहीं लेके जाता हूँ। घर पे देन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। अरे देन का मतलब गलत नहीं है, जिम्मेदारियां हैं। देखो यावत जीवन, जीवन पर्यंत या जीवन तक, ये भी क्या होगा? जीवन पर्यंत। शांत क्या होगा? श नहीं, अंत के साथ। संधि, समास, उपसर्ग तीनों है। सावधान, अवधान के साथ। अवधान बोले तो ध्यान। और याद करूं, अगर मैंने संधि में उदाहरण लिखाया है तो एक शब्द सिखाया होगा, अगर नहीं लिखाया तो मैं यहां सिखा देता हूं। एक होता अवदान, एक होता अवधान। अवदान किसे कहते हैं? कोई मुलाहिजा नहीं है, इसका अर्थ इज्जत। हाँ इज्जत है। उसकी फीस नहीं दी है, ध्यान रखना। इस बार देखिए तो 5000 लेके आ जाना कल। ये स्क्रीन मेरे लिए है। हाँ, एक होता अवदान यानी ध्यान होता है, एक होता अवदान। अवदान मन प्रशंसित कार्य, एक ऐसा काम जिसकी प्रशंसा। हाँ, प्रशंसित का अर्थ क्या होता है पूरा बताओ? प्रशंसित का अर्थ क्या होता है? ऐसा कार्य प्रशंसा की जा सकती है, ठीक है, करने योग्य, योग्य की गई हो। इत प्रत्यय मन घटित हो गया। प्रशंसनीय होता है ना, वो होता प्रशंसा करने योग्य या प्रशंसा की जा सकती हो, वो होता प्रशंसनीय। कहना उसने प्रशंसनीय कार्य किया। लेकिन प्रशंसित कार्य मतलब प्रशंसा हो गई भाई उसकी। जैसे मैंने कहा यह आदमी अभिशापित है, तो अभिशापित तो वैसे गलत होता है, तो अभिशप्त है। तो अभिशप्त है इसका मतलब क्या है? उसको अभिशाप लग चुका है। अभिशाप मिलता नहीं है, लगता है। मिलता कोई दुकान पे थोड़ी मिलता है, ऐसे थोड़ी ले हाथ ला अभिशाप दूं, ऐसे नहीं होता है। ये क्रिया संबंधी गलतियां हो जाएगी वाक्य में, ध्यान रखना है, ठीक है? आ जाओ। सहित, हित के साथ। अब एक वाक्यांश यहां से तैयार कर लेना। जो हित के साथ लिखा गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? हित के साथ लिखा गया, हाँ, सलिखित। वो पंडित जी आप पीछे चले गए त्रेता युग में, आपको पता है, लेकिन आप वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हो। जो हित के साथ लिखा गया हो ना, वो साहित्य होता है। क्या होता है? साहित्य। अरे हुतात्माओं, साहित्य शब्द बनता कैसे है? सहित शब्द होता है, उसमें कौन सा प्रत्यय? यह प्रत्यय। तो सहित में यह प्रत्यय जो हित के साथ लिखा गया वो क्या होता है? साहित्य। साकार, आकार के साथ। सो उदाहरण, उदाहरण के साथ या उदाहरण सहित।
उपसर्ग सहित, बशर्त, शर्त के साथ। बात नहीं, बशर्त और बेशर्त अलग अलग है, ध्यान रखना। बेशर्त मन बिना शर्त के, बशर्त मन शर्त के साथ, बखूब खूबी के साथ। अब इससे क्या सीखोगे कि बखूबी शब्द गलत होता है, ये ध्यान रखना है। बखूबी होता है, जैसे निर्दयी शब्द नहीं होता है, निर्दोषी शब्द नहीं होता है, निरपराधी शब्द नहीं होता है, निष्कलंकी शब्द नहीं होता है, उसी तरह क्या नहीं होता है, बखूबी शब्द नहीं होता है। ये बड़ा अच्छा सवाल बनता है। मैं तो लिखा तो तुम्हें समास में रहा और आगे भी लिखाऊंगा। इसमें सवाल आया हुआ है पीछे पे एग्जाम में, उपसर्ग टॉपिक में, कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में बद उपसर्ग नहीं लगा है। अब इसमें दिख क्या रहा अपने को, बद दिख रहा है। अब इसके साथ में बदबू था, बद नाम था, और एकाध बद का सहित कोई उपसर्ग था, बदहाल हो सकता है, बदकिस्मत हो सकता है, ऐसा कुछ था। अपन लिखेंगे सारे उदाहरण वहां पर। और इसके साथ में बदस्तूर था। अब इसको पढ़ते समय भी बच्चे इतना तेज पढ़ते हैं बदस्तूर, जबकि ये शब्द क्या है, बदस्तूर है, दस्तूर के साथ। दस्तूर के साथ, बाकायदा, कायदे के साथ या कायदे सहित, बा मुलाहिजा, मुलाहिजा के साथ, निर्भय बिना भय के, निरोग बिना रोग के, नीरस बिना रस के, निर्दय बिना दया के, निष्कलंक बिना कलंक के। एक बात सुन लेना, ये आपके अंदर कॉमन सेंस की बात होनी चाहिए कि कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिसमें समास के अलावा कोई और अतिरिक्त यौगिक इकाई है, वो तुम्हें खुद को पढ़ते समय ध्यान रखना है। कौन सी इकाई का मतलब, संधि हो सकती है, उपसर्ग हो सकता है, क्या सारे है ही क्या, उपसर्ग तो है ही। क्योंकि 2016 के अंदर एक वैकेंट हुआ था आरपीएससी द्वारा, आखिरी एलडीसी भर्ती, उसके बाद में आरपीएससी ने कभी एलडीसी नहीं करवाया। हालांकि एलडीसी तो पहले ही चला गया था उसके पास में, लेकिन 2013 के अंदर एक एलडीसी की वैकेंसी हुई थी जिसका पेपर आउट हुआ था, उसको वापस 2016 में रिक्रूट किया गया था, एग्जाम हुआ था। उसके पेपर में हिंदी के 75 सवाल आते हैं। अगर 2 4 5 आए ना तो सोचें कि एक ही टॉपिक, एक ही सवाल में 2 3 टॉपिक मिक्स करके दिया। 75 सवाल एलडीसी में आते हैं, आज भी 75 आते हैं उसमें। उसमें भी 4 से 5 प्रश्न उसने ऐसे पूछे जहां पर यह पूछा उसने किसमें संधि समास उपसर्ग है, किसमें संधि और उपसर्ग है, किसमें केवल उपसर्ग है, किसमें केवल संधि है, केवल समास है, ऐसे सवाल। अब कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, निम्नलिखित में से किसमें केवल उपसर्ग है, या ये जैसे निर्भय दिया, निरोग दिया, निरस दिया और विद्यालय दिया, या फिर कोई और उदाहरण दे दिया। तो उसने पूछा किसमें केवल संधि है, तो आपको वो शब्द निकालना जिसमें संधि के अलावा समास, उपसर्ग या प्रत्यय का मेल नहीं होना चाहिए। तो ऐसे सवाल तुम्हें खुद को तैयार करना चाहिए, ये ध्यान रखना। जैसे देखो, संधि 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 संधि, यहां तक संधि, ये सारे के सारे शब्द संधि के, निष्कलंक तक। निष्पक्ष भी किसका है, संधि का है, बाकी वाले लेके नहीं है। देखो विदेशी उपसर्ग जुड़ता है ना, वहां पर नगण्य संभावना है कि संधि होगी, क्योंकि संधि होती है तत्सम शब्दों में। तो विदेशी उपसर्ग जुड़ेगा तब संधि होती ही नहीं है, बाकी वालों में होती है, तो वो आपको लेके देखना है। बा इज्जत, इज्जत के साथ में, निष्पक्ष बिना पक्ष के। निष्पक्ष और तटस्थ अलग अलग होता है कि एक ही होता है, अलग अलग होता है। तैयार करो फिर वाक्य, होता है ना। अभी बात करते हैं, ला इलाज, लापरवाह, बिना इलाज के, बेईमान,
बिना ईमान के बेइज्जत, बिना इज्जत के। ये शब्द आप किसी के पास खड़े होके बोल सकते हो। कोई कुछ कहे तो कह देना समास पढ़ रहा हूं, बिना कहे। देखो ठीक है, यहां तो लेके कोई समस्या नहीं है। अब जो मैंने पूछा उसका जवाब दो। निष्पक्ष और तटस्थ अलग अलग होते हैं कि एक ही होता है? अच्छा अलग अलग होते हैं। चलो तू ही बता, बता दे। ये इस बार नहीं बोलेगा पक्का, मेरी गारंटी। मोहन बता। हाँ तो अर्थ पूछ रहा हूं। बताओ फिर। भाई किसी चीज पर अड़े रहना वो तो अटल होता है। वो किसी चीज से नहीं डगमगाने का अर्थ होता है। तटस्थ का उससे क्या लेना देना? बता। हाँ तू ही बताएगा, और कौन? तो फिर पहले सोच कैसे? मना भी सोच के कर रहा है तो पहले ही मना कर देता। हाँ बता। तो इतने जोर से किसने कहा था अलग अलग होता है? हाँ बता। हाँ बालिकाओं में से। निष्पक्ष का मतलब होता है, अरे मुझे भी पता बिना पक्ष के लिखा हुआ है, मैं जो समझा रहा हूं वो समझ लो। बिना पक्ष के तुम यही गीत गा रहे हो जो यहां लिखा हुआ है। तो तटस्थ किसका पक्ष लेता है? लेता है क्या? भाई कहते हैं ना भारत पाकिस्तान के बीच लड़ाई हो रही थी, अमेरिका तटस्थ था। अरे कहीं नहीं अड़ा हुआ है, सुन ले पहले। जो पहले तुम एक पंचायती करोगे तब तक उत्तर आएगा ही नहीं। अब सुन लो, निष्पक्ष का मतलब ये होता है तुम्हें संबंधित घटना से कोई मतलब नहीं है। और तटस्थ का मतलब होता सही को सही, गलत को गलत कहना। तटस्थ मतलब उस पर नजर रख के उसका विवेचन करना, वो तो होता तटस्थ, ये ध्यान रखिएगा। और निष्पक्ष का मतलब होता है तुम्हें जो ठीक लगे करे, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है। तो जिस भी पक्ष से मतलब, किसी भी पक्ष से मतलब नहीं होना, वो तो क्या कहलाता? निष्पक्ष। और दोनों पक्षों का समान विवेचन करना क्या कहलाता है? तटस्थ कहलाता है। ये ध्यान रखना। अब तो किसी का पक्ष नहीं ले रहे हो ना आप। अब सुनो सुनो सुनो, दोनों समानार्थी है। और बता दूं, तटस्थ और निष्पक्ष क्या है? पर्यायवाची है। लेकिन मैंने क्या कहा, पर्यायवाची के बीच में माइनर डिफरेंस होता है। तो मैंने वही तो बताया ना, तटस्थ रहोगे तब भी आप किसी का पक्ष नहीं ले रहे हो, और निष्पक्ष रहोगे तभी तो मैंने तुम पूछा इसके बीच का अंतर क्या है, ये ध्यान रखना। बाकी शब्दों का प्रयोग जहां कहीं भी जो होता है उसको लेकर के कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है। तो इतनी सीधी सीधी बात उपसर्गों के साथ। और कोई उपसर्ग बचा हुआ है? देखो, निराश लिखो चाहे निराशा लिखो, दोनों बने हुए किससे हैं? आशा और निर से। निराश कौन है? जिसके पास आशा नहीं हो। और निराशा क्या है? बिना आशा के। तो इसी का है। अब बता इसका बहुवचन बनेगा क्या? मैंने तुम्हें एक बात सिखाई अविभाव में, अभी तक तुम उसको अडॉप्ट नहीं कर पाए हो। आप उसका वचन परिवर्तन करके चेक कर लो। नहीं हो रहा है, खत्म, यहीं पे आएगा, पूछना ही नहीं किसी से। और निराशा, निराशा शब्द कैसे बनता है? निर्धन आशा से। और संधि में कैसे बनता है? नियधन आशा से। घोष है, विसर्ग किसमें बदला? र में। तो इसी में आएगा, निर लिखा हुआ है तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब सुनो एक बात और, फिर इसका अंतिम कॉन्सेप्ट लिखाता हूं अविभाव का। बिल्ला अपन ले लेंगे उदाहरण, यहीं ले लेंगे। हाँ, 4 और उपसर्ग पढ़ाए जाते हैं आपको, अ, अन, ना और गैर। क्या बोला मैंने? अ, अन, ना, गैर। अन हिंदी में भी होता है, अन संस्कृत में भी होता है। तो इस वजह से यह बात ध्यान रखना है,
अन्न दोनों ही। ये चारों उपसर्ग नए तत्पुरुष के उदाहरण है। पहली बात तो किसके? नए तत्पुरुष के। लेकिन उसमें अगर नए तत्पुरुष विकल्प नहीं मिलेगा तो हम कौन सा समास पढ़ेंगे? अव्ययी भाव। वो मैं लिखाऊंगा वहां पर, लेकिन हम उसको अलग से पढ़ेंगे। और दूसरी बात, समास में सबसे पहले बोल के चलाऊं कि समास पढ़ते समय जब भी अभ्यास करो, कोई जरूरी नहीं कि यही उदाहरण आएंगे, कोई जरूरी नहीं इनके बाहर जाएगा या नहीं जाएगा, लेकिन ये 100% है कि ये चीज लिखाई है, ये चीज लिखाई है, और एक अंतिम कॉन्सेप्ट और लिखा रहा हूं, वो लिखाऊंगा, उसके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, ये पक्का। बाकी कोई नहीं है कि बेटा ये जो उदाहरण लिखा दिया इससे बाहर नहीं जाएगा। मैं कोशिश करता हूं कि विगत भर्ती परीक्षाओं के उदाहरण लगभग मैं क्लास में शामिल करके चलूं। इसके पीछे दो लॉजिक है। नंबर एक, मोस्टली प्रश्न रिपीट होते हैं, रिपीट नहीं होते तो एग्जाम्पल घूम के वापस आता है। और दूसरा क्या होता है कि तुम जब अभ्यास करते हो तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, और पढ़ने से पहले पढ़ने के प्रति आस्था और पढ़ने के सकारात्मक परिणाम आपको पढ़ने की ओर ले जाएंगे। मैंने आपको एक बार संतोष का नियम बताया था। संतोष का नियम थॉर्नडाइक का एक नियम है, जिसमें यह कहा जाता है कि अपने को किसी चीज का अगर जैसा परिणाम मिलेगा ना, फिर भविष्य में हम उस वस्तु से वैसा ही लेके परिणाम रखेंगे। जैसे एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं। आपके घर में एक नल लगा हुआ है, वो जहां तुम हाथ धोते हो या हो सकता है जहां तुम नहाते हो तो वो नल है। एक रोज क्या हुआ कि बारिश हो रखी थी, अर्थिंग की वजह से हाथ में झटका आ गया नल से। ऐसा एक आध बार घर में कभी ना कभी कहीं ना कहीं हिस्से से करंट किसी के आया हुआ होगा। अब जब दूसरे तीसरे दिन सब कुछ ठीक था, फिर भी आपके दिमाग में एक बार उसको टच करोगे ना, झटका आ तो नहीं रहा है, ऐसे चेक करते हैं। क्यों? संतोष का नियम काम कर रहा, तुमने उसका अभ्यास लिया है, ये ध्यान रखना है। एसी से हवा आती है तो कूलर से नहीं आती क्या? पंखे से नहीं आती क्या? लेकिन इसके अनुभव अपने को मिले हुए, तब अपने इसके प्रति ऐसी धारणा बना के चलते हैं, तो जैसे ही लेके काम होगा ना, जैसा परिणाम। इसीलिए तो लोकोक्ति बनी भाई, कौन सी? दूध से जला छाछ को फूंक फूंक कर पीता। ये संतोष के नियम पर आधारित है। क्यों? वो रंग से प्रभावित था, ये ध्यान रखना है। आप कभी प्रयोग कर लेना अपने 10-15 रुपए का नुकसान करके, इसको लेकर के एक गिलास में दूध गर्म करना, फिर पीते पीते अपने रूममेट के पास आना, फिर अंदर जाना, एक छाछ की गिलास लेके आ जाना। पहले आपको जब वो देख रहा था, आपके हाथ में क्या होनी चाहिए? गर्म दूध की गिलास, एकदम फुल भाप आप दे रहा है आराम से लेके, और उसको मनवार और करनी, गर्म दूध है पिएगा क्या? तेरे लिए भी लेके आता हूं। फिर वो छाछ वाली गिलास लेके आओ और उस पर फेंक दो ऐसे, उसको जलन होगी। और अब जला दिया, अरे जला है नहीं भाई, छाछ है, कैसे जल गया तू? लेकिन उसका अनुभव किसके साथ में? दूध के साथ में। ये ध्यान रखना है। बाद का मुद्दा जो होगा देखा जाएगा। फोन चालू रख दो भाई, कैमरा, प्रैंक वीडियो शूट हो रहा है, खत्म। अरे भाई ये उदाहरण मिलाओगे ना, देख सीधी सी बात है, छोटा बच्चा भी खिलौना ले जाता है ना, तो उसको क्या लगता है, जब छोटे बच्चे कभी जूते लाते हैं लाइट वाले, तो क्या करता है, वो पहनता है ऐसे थोड़ी पैर सुरक्षित रहे, वो ऐसे मार रहा है, हाँ पुचुक पुचुक की आवाज आ रही है, लाइट जल रही है। जैसे ही लाइट खत्म, आवाज खत्म, उसको आनंद आना बंद, बोले ये काम की नहीं, फेंक दो बाहर। तो ये वही वाले लाइट वाले खिलौने हैं, जब तुम मिलाओगे ना तब आपको लेके होगा। क्योंकि एक बच्चा, पता नहीं तुम क्या सोचते हो, कैसे पढ़ते हो, मेरे समझ से परे है, लेकिन एक अच्छा स्टूडेंट जो होता है ना, मेहनत करने वाला, वो जब अपनी नोटबुक उठा करके प्रीवियस ईयर के प्रश्न मिलाए, और अगर 80 से 90% सवाल नहीं होगा ना, बच्चा वहीं हार जाएगा, और उसको लगेगा नहीं यार, जहां मैं पढ़ा हूं ना जीरो है, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जब पिछली भर्ती के सवाल नहीं मिल रहे, तो मैं तो इसीलिए पहले दिन से बोलता हूं भाई, तुम तो प्रश्न पहले पढ़ के आया करो, मैं पढ़ा रहा हूं वहां से, पहले पढ़ के आओ तुम, बाद का छोड़ो। और पहले नहीं पढ़ोगे ना तो अभी तो शुरुआत हुई है, देखते जाओ आगे आगे क्या होता है। क्योंकि सीधी बात है, प्रैक्टिस सेट में दो चीजें, हो सकता कोई एक आध उदाहरण ऐसा हो जो मैंने नहीं लिखाया, वो उसमें है, और हो सकता है कि उस प्रैक्टिस सेट के अंदर आंसर मिसटाइप हो रखा है, फिर क्या कर लोगे? कॉपी में तो लिखाया रहा, मैंने जैसे लिखा दिया, एक छोटा सा उदाहरण बताऊं कि अ, अन्न, ना, गैर उपसर्ग नए तत्पुरुष होता, राइट? क्या लिखा है? नए तत्पुरुष। अब यहां पर मैंने लिखाया नए तत्पुरुष, और मैंने आपको उदाहरण में गैर मर्द कहीं लिखाया ही नहीं, मैंने इतना सा लिखा दिया, अ, अन्न, ना, गैर नए तत्पुरुष में आएगा, नहीं आए तो
अब ये भाव कर लेना, गैर हाजिर लिखा दिया, गैर जवाब लिखा दिया, गैर जिम्मेदार लिखा दिया, ये सब लिखा दिए, गैर मर्द लिखा ही नहीं। अब तुम प्रैक्टिस सेट मिला रहे हो, वहां आया गैर मर्द में समास कौन सा, तो तुम्हारे दिमाग में एक आवाज दौड़ेगी कि अ, अन, ना, गैर जब कभी भी आता है तो कौन सा समास करोगे, नए तत्पुरुष। जबकि वहां विकल्प में नए तत्पुरुष भी ऑप्शन था, वहां पर अव्ययी भाव भी था, लेकिन उत्तर वो कर्मधारय मान के चला गया, तो अपने कर्म फूट गए। मास्टर तो लिखा के गया था गैर मर्द गैर उपसर्ग आते, लेकिन गैर मर्द में सच में ही कर्मधारय समास होता है। वो तो नए तत्पुरुष में बात करेंगे क्यों होता है। गैर हाजिर का मतलब क्या होता है, जो हाजिर नहीं है। गैर जवाब का मतलब क्या होता है, जिसका जवाब नहीं है। तो नए तत्पुरुष तो नेगेटिविटी में आता है, नकारात्मकता में आता है। गैर मर्द का अर्थ क्या, मर्द नहीं है या पराया मर्द, पराया मर्द, उस मर्द की विशेषता गैर है जो मर्द, वो कर्मधारय समास है। तो ये तो सवाल मिला होगा ना साथ में, तब जाके होगा, ऐसे थोड़ी होगा। ये ध्यान रखना है। तो चलो आगे की बात करूं तो एक तो तुम्हारा बिल्ला बचा हुआ है, यहां देख लेते हैं। बिल्ला एक विदेशी भाषा का उपसर्ग है, ये बिल्ली वाला नहीं है, ध्यान रखना है। बिल्ला वजह और बिल्ला कानून, अपने यहां शब्दावली थोड़ी प्रचलन में नहीं है, क्योंकि यहां का थोड़ा पुट अलग है। पुट अलग होने का मतलब क्या है, अपन जो पश्चिमी राजस्थान में रहते हैं ना, जो भी लेके, तो पश्चिमी राजस्थान की बोली की एक विशेषता कभी नोट करना, अपन मुंह में हवा भर के नहीं बोलते हैं कभी भी। बोलने का टंग है ना अपना पूरा अलग है। अपन मात्रा ज्यादा ले सकते हैं, मतलब स्वर आगम करवा सकते हैं, अपन अतिरिक्त व्यंजन बोल सकते हैं, मात्राओं को खा सकते हैं, व्यंजन को खा सकते हैं, पर अपना मुंह खोखला नहीं रहता कभी भी बोलते समय। पश्चिमी राजस्थान की नहीं बात कर रहा हूं, आप पश्चिमी राजस्थान की बात कर लो, आप दक्षिण राजस्थान की बात कर लो, आप पूर्व की बात कर लो, आप उत्तर की बात कर लो। जैसे पूर्वी राजस्थान में जाएंगे ना, उत्तर और पूर्व के बीच का इलाका, वहां उनकी जीभ का टंग थोड़ा ऊंचा जरूर है, पर खोखला वहां भी नहीं बोलते हैं। लेकिन आप दक्षिणी भारत में जाते हो, इवन इसको अगर पर्टिकुलर मैं कहूं तो आंध्र प्रदेश और उधर हैदराबाद साइड में जाते हो, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग है। और खासकर मुस्लिम कम्युनिटीज जो लोग होते हैं, यहाँ के मुस्लिम प्रभावित नहीं, कारण उनको परिवेश ऐसा मिला है कि अपनी एक ही बोली चल रही सारी, वहां ये इन शब्दों का मोस्टली प्रयोग होता बिला वजह। अपने तो कोई ऐसा बोल देना, वो मुझे बिला वजह परेशान कर रहा, तो अपने को लग रहा तोतला है, कह रहा बिना वजह परेशान कर रहा है, ये तुतला रहा है, इसे बोला नहीं जा रहा है। तो अपने यहाँ बिल्ला नहीं बोलते, अपन बिना बोलते हैं, तो वो बिल्ला है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो बिल्ला का क्या होगा, बिना वजह के, बिना कानून के। ओबीसी को सुन लेना, कभी आराम से मिल जाएंगे शब्द ये। ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये तो ही सामान्य बातें भाई अव्ययी भाव के लिए। अगली बात सुनो, यदि शब्द की आवृत्ति हो तो अव्ययी भाव समास बन जाता है। अब सुनना, और ये बात बहुत पहले सिखाई है मैंने, कई बार बताया है। इवन इसकी पहली जो घटना घटी अपने, वो सन 57 के अंदर जब मैं आपको क्रिया पढ़ा रहा था, तब मैंने बताया था कि शब्द आवृत्ति होते ही हमेशा शब्द अविकारी बन जाता है। और याद दिलाऊं, मैं आपको गत्यर्थक और स्त्यर्थक आक्रमक पढ़ा रहा था, तब मैंने एक उदाहरण दिया था तुम्हें कि तुम ये मत कहना कि सर कोई आदमी चलते चलते हंस रहा है तो बताओ क्या होगा, कोई हंसते हंसते सो गया तो बताओ इसमें क्या होगा। तब मैंने आपको कहा था चलते चलते, हंसते हंसते, रोते रोते, ये क्रिया विशेषण है, क्योंकि चलते शब्द की आवृत्ति हो गई, आवृत्ति होते ही मैंने कहा शब्द अव्ययी बन जाता, और क्रिया विशेषण क्या है, अव्ययी शब्द है, ये ध्यान रखिएगा। तो सावधान का मतलब अवधान के साथ कैसे हुआ, जैसे लिखा वैसे हो गया। स का मतलब क्या होता है, साथ। इसमें से बार क्या निकाला था हमने, अवधान बार निकाला था। अवधान का मतलब क्या होता है, ध्यान। तो फिर कैसे नहीं हुआ बताओ, अवधान के साथ हो गया बेटा।
संधि करके देख लो ना लेके। हाँ अब सुनो, यदि शब्द की आवृत्ति हो, और फिर सुनो बात को, कोई जरूरी नहीं ये पूछेगा, वो तुमसे ये पूछ लेगा कि विकारी शब्दों की आवृत्ति होने पर शब्द अव्ययी बन जाता है, हाँ या नहीं। हाँ, क्योंकि कथन कारण के सवाल भी पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ सुने आगे की बात क्या कहता है। जैसे आपने लिखा घर घर, जैसे आपने लिखा क्षण क्षण, जैसे आपने लिखा दिन दिन, एक शब्द लेता हूं, दोनों का विग्रह अलग अलग होगा। दिनों दिन, रातों रात, हाथों हाथ, भागम भाग, लूटम लूट, कूदम कूद। हाँ भाई, अब देखो, एक तो थोड़ा ध्यान रखना इन चीजों का। ये जो दिन दिन लिखा है, दिनों दिन लिखा है, ये कभी भी आपको निपटा सकता है एग्जाम में, क्योंकि दोनों का विग्रह अलग अलग है। अब आपने क्या लिखा, दिन दिन, तो दिन दिन का विग्रह क्या होगा, हर दिन होगा, बिल्कुल। भावार्थ भले ही एक ही हो इसका, लेकिन विग्रह अलग होता है, ये ध्यान रखना, विग्रह बदल जाता है। और दिनों दिन क्या होगा, दिन के बाद दिन होगा, ये ध्यान रखिएगा, दिन के बाद दिन होगा। कहते ना दिनों दिन, इसमें बढ़ोतरी हो रही है, मतलब दिन के बाद दिन, और दिन दिन बढ़ोतरी हो रही है हर दिन। तात्पर्य क्या है, अर्थ वही निकल रहा है, लेकिन दिनों दिन का दिन के बाद दिन। बाकी ये तो जानते ही हो, घर घर मन हर घर, क्षण क्षण मन हर क्षण, ठीक है। रातों रात, रात ही रात में। कभी तुम्हें भी लगता था कि रातों रात माहौल बदल देंगे, अब समझ में आता है कि हाँ गेम बदल सकते हो, क्यों नहीं बदल सकते। रात को लूडो डाउनलोड किया हुआ था, रात में दूसरा कर लो। तुम बेडशीट नहीं पलट सकते 6 महीने तक, देख लेना। आप लड़कों के तो है ही नहीं, बेडशीट ही कंबल है, कंबल ही बेडशीट है, ये रीजनिंग का सवाल नहीं है, ये तुम्हारे जीवन का यथार्थ है। कुछ बेडशीटें रजाई है तो कुछ रजाइयाँ बेडशीट है, बस। पल पल इसी में आएगा बेटा, सन सन आ गया तो रातों रात बाजी नहीं पलटती है। वो फिल्मों में होता है कि देव 20 मिनट के लिए नहीं दिखा, 25 मिनट बाद जब देव आता तो 50 करोड़ की प्रॉपर्टी के साथ में अंजलि को लेने आता है, ऐसा नहीं होता है वो फिल्म में। हाँ, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, क्योंकि गीत हो चाहे कुछ भी हो, मूल प्रवृत्तियों को प्रभावित करने के लिए सबसे ज्यादा होता है कि नेगेटिव एनर्जीज अपने अंदर होती है ना, जल्दी दौड़ती है। पंजाबी गीतों पर एक अभी लेख छपा था, जब ये वो मारा गया था कनाडा के अंदर, कोई आज से 7-8 महीने पहले की बात। जो भी लेके मारा, ये तो यही मारा था कहीं खेतों में इसको, तो वो कोई बाहर हुआ था लेके, तो उस पर एक पंजाबी गीतों पर एक संपादक के लेख छपा था, किसी एक राइटर का, दिल्ली का है। उसने एक बात, सार यही था निचोड़, कि टीनेज के अंदर बच्चा क्या करता ना, ये गीत देखता है। आप कभी नोट करना, कोई गाड़ी जब चला रहा, कोई यंग लड़का, आप में से भी हो सकता है, आपसे कोई आपका छोटा भाई हो सकता है, तो मोस्टली जो अभी नया नया गाड़ी चला रहा है या घर से अभी बाहर निकला है, कभी शहर आ रहा है, तो आप कभी सुनना, उसमें हमेशा पंजाबी गीत बजाता है। तो पंजाबी गीतों में और हिंदी गीतों में एक फ़र्क है। हिंदी गीत थोड़ा बहुत प्रभावित करते हैं आपको, जहाँ प्यार मोहब्बत या ऐसी चीज़ें बताते हैं। पंजाबी गीतों में एक ही चीज़ है, हर चीज़ को बंदूक की नोक पे हासिल करना है। बाकी अपने इधर जो हिंदी क्षेत्र चल रहा है, ऐसे इसमें नहीं था। उन गीतों ने इतना प्रभावित किया बच्चों को कि बच्चों को लगता है कि लाइफ यही है गोल, एक अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, 4-5 पिस्टल हो अंदर, 5-7 ऐसे मुस्टंडे टाइप के लोग हो साथ में, जबकि खुद 2.5 फीट और 1.25 किलो का है, एक खींच के दे तो कोमा में चला जाए। इन्होंने क्या बहुत ज्यादा प्रभावित किया है। हाँ, तो इससे क्या लग रहा है कि सिस्टम फाड़ देंगे। क्या फाड़ दोगे सिस्टम?
कभी पुलिस वालों का हाथ लगो तो सही। वो एक लड़के ने पोस्ट डाली थी, मैंने देखी तो आपने भी देखी होगी, वीडियो था, कोई किराने की दुकान पे एक लड़का बैठा था, उसमें उसने बोला काम करेंगे ना तो 2 नंबर का ही करेंगे। उस पर इवन हर जिले पुलिस की ऑफिशियल साइट से कमेंट था, बोला आपकी सेवा का इंतजार कर रहे हैं, एक बार घर आओ, बाहरों फूल बरसाएंगे, मेरे महबूब कब आ रहे हो। सारे पुलिस वालों के कमेंट नहीं। तो ये क्या सोशल मीडिया की लाइफ होती है जो बच्चों को थोड़ी चकाचौंध में ले जाती है। बागम बाग, भागने के बाद भागना, मूवी आई थी एक, उसमें क्या कर रहे थे वो, भाग ही रहे थे एक दूसरे के पीछे, तो उसका नाम रखने का कारण यही था, अविभाव समास है वो, भागने के बाद भागना। लूटम लूट, लूटने के बाद लूटना, मात्रा छोटी मत करना, गड़बड़ हो जाएगी, फिर तुम नहीं लूट रहे हो, तुम्हें कोई लूट रहा है। लूटना और लुटना, हिंदी फिल्मों में नहीं सुना, हाय मैं लुट गई, बर्बाद हो गई, वो और ये लूट। क्या हुआ, थोड़ा जोर से बोल, तेरे को कल बोला टोपी पहन के आएगा। गमी अमी नहीं है, तूने पहना दी किसी को। कूदने के बाद को, 2 दिन से ये तेरे पास बड़ा नींद ले रहा, मुझे लग रहा तूने इसी को पहना ही है। चलो अब सुनो, ये तो हो गई आवृत्ति की बात। अब मैं 2-3 उदाहरण लिखा रहा हूं जिसको ध्यान से पढ़ना समझना, क्योंकि कुछ विद्वत साथी जो है इसको किसी और समास में लिखाते हैं। मैं नहीं कहता हूं वो क्यों लिखाते हैं, गलत है सही है, आप कभी भ्रमित मत होना, क्योंकि ये लिखाए हुए हैं, बच्चे लेके आते हैं मेरे पास में और बताते हैं कि सर आप लिखा रहे हो, फलाने सर लिखा रहे हैं। तो पहली बात तो कभी अपनी क्लास का स्पष्ट है, तुम्हें लगता है कि ये चीज़ सही नहीं है, फलानी जगह लिखाई हुई सही है, तो 2 धारी तलवार से नहीं खेलना, वो सही मान लेना, क्योंकि 2 धारी तलवार तुम्हें वैसे भी डुबाएगी। दोनों तरफ अगर धार है तलवार के तो कटना तय है, खुद का ध्यान रखना। तो आप एक दृष्टिकोण में चलें। अब देखें, कुछ विशेष उदाहरण की बात करता हूं। जैसे मैंने लिखाया ज्ञानार्थ, जैसे लिखाया सेवार्थ, कुशलता पूर्वक, या सकुशल लिख सकते हो। सकुशल तो पहले श वाले उपसर्ग में जा सकता था, और श्रद्धा अनुसार। इसमें ये जो ज्ञानार्थ और सेवार्थ जो शब्द मैंने ऊपर लिखे हैं ना, ये शब्द आपको कहीं ना कहीं तत्पुरुष समास में बताए जाएंगे। ज्ञानार्थ का ज्ञानार्थ तो होता है क्या, होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है ना, कभी नहीं होगा, भूतो ना भविष्य, साफ साफ तौर पर गलत लिखाया जाता है। जब पूछा जाता तो क्या इसका अर्थ होता है ज्ञान के लिए, अरे मेरे भाई इसका बहुवचन बना के बता देना, नहीं बन रहा है। अच्छा, इसके किसी को लेकर के ले, इसमें मूल पद की बात करें तो ज्ञान जो है वो प्रथम पद है, सेवा जो है वो प्रथम पद है, मन प्रधान है। तो ज्ञान का बहुवचन क्या होता है? ज्ञान का ज्ञान ही होता है, और सेवा का सेवा ही होता है। जब बहुवचन बन ही नहीं रहा है पहले पद का, तो जब ये अव्यय इसके साथ जुड़ रहा है तो शब्द को अव्यय बना रहा है। तो इसके पीछे ना तो लॉजिक है आपके पास में, और आप लेके छाप दिए, इसको पढ़ लेना संप्रदान में। अरे किस बात का पढ़ ले, कभी पढ़ लेना इसमें। और बताऊंगा, अभी तो ध्यान रखना, अभी 2 उदाहरण और है जो बिल्कुल खोटे लिखाए जाते हैं जबकि एग्जाम में आए हुए हैं। ज्ञान के लिए या के अर्थ में, और सेवा के लिए। अब किस वजह से वो इसको तत्पुरुष बता रहे हैं, आपको शायद समझ में आ गया होगा। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो इसका मतलब यह है कि उनको खुद को थोड़ा समास पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि शब्दों की प्रकृति जाने फिर उस पर बात करें तो बेहतर रहेगा। बाकी यहां तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कुशलता पूर्वक मन कुशलता के साथ, ये ध्यान रखना। अब एक बात और सुने, सकुशलता पूर्वक कभी शब्द मत लिखना, गलत है। क्योंकि पूर्वक का मतलब क्या? साथ। स का मतलब भी क्या? साथ। उसी तरह सारा शब्द लगा दो, क्या? सारा या सारी शब्द, तो फिर उसके पीछे कभी भर मत लगाना,
क्योंकि भर का मतलब भी क्या होता है? पूरा। जैसे सारी रात भर बारिश हुई, तो या तो सारी रात बारिश हुई या रात भर बारिश हुई। सारे देश भर में बात फैल गई, तो या तो सारे देश में या देश भर में। ये दोनों चीजें साथ में नहीं लिखोगे। और श्रद्धा अनुसार में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, श्रद्धा के अनुसार। तो दो बातें यहां कथन कारण में लिख के साथ चलना है कि क्या विकारी शब्दों को अविकारी रूप में प्रयुक्त करके अव्ययी पद बनाए जा सकते हैं? यस। ये बात बताई नहीं जाती है, ना लिखनी है, ना लिखाई जाती है, ना मैं लिखाऊंगा। ये कॉमन सेंस की बात होती है तुम्हारे अंदर, कि तुम्हारे अंदर खुद में ये गुड गर्ड्स पैदा हो जाने चाहिए कि हाँ ऐसा होता है। अब ये कथन मैंने यहां नहीं लिखाया और ना मैं लिखाऊंगा, और चलो मैंने बोल दिया ये कथन, और ये एग्जाम में डायरेक्ट आ जाता ना, तो तुम ठीक रहा मेरे माथे पे फोड़ते, ये तो लिखा ही नहीं। अरे लिखाऊं क्या भाई? श्रद्धा शब्द विकारी है कि नहीं है? भाववाचक नहीं है? अरे श्रद्धा भाववाचक संज्ञा है ना, श्रद्धा भाववाचक है, इसके पीछे अनुसार लगाया, क्या बना? श्रद्धा अनुसार। तो मैंने क्या कहा? विकारी पदों को अविकारी बनाया जा सकता है कि नहीं जा सकता है, या अव्ययी पद बनाया जा सकता है? बनाया जा सकता है। देखो एक उदाहरण लिखता हूं, यह भी इसी का उदाहरण है। चलते चलते, तो क्या होगा? विग्रह। चलते हुए, भाई कह रहा है चलते चलते मैंने ऐसा किया, तो इसका मतलब क्या कह रहा है? चलते हुए ऐसा किया। तो चलना क्रिया है, तो क्रिया विकारी शब्द है। तो ये बातें आपके अंदर खुद से लेके विकसित होनी चाहिए। वहां सवाल पूछेगा ना ऐसे टाइप के, तो ये ध्यान रखना है। दूसरी बात, मैंने आपको शुरू में लिखाया था समास के, मैं नहीं कह रहा तुम लोगों ने वहां ध्यान दिया नहीं दिया, लेकिन मैं ये मानता हूं कि अगर ध्यान नहीं दिया ना तो निपटारा होना तय है। क्यों? ये बहुत कम जगह तुम पढ़ते हो। फिर सर आपने कहां से लिखा? अरे मैंने यहीं से लिखा ही भाई, ये उदाहरण में देखा ना, तब मैंने ये एनालिसिस किया इस पे कि लोप सच में किस किस का हो रहा है। बाकी इसमें नहीं पढ़ो तो भी ऐसा थोड़ी समास अधूरा है। लेकिन उसने पूछ लिया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य और कौन सा कथन असत्य है। अब उसने लिखा, उसने पूछा कौन सा कथन सत्य है, और उसने सबसे पहला कथन लिखा समास में विभक्ति चिन्हों का लोप होता है। ये तो परिभाषा में लिखते हैं। फिर दूसरा लिखा समास में अव्ययी पदों का लोप होता है। अब आप सोच रहे हो नहीं यार, अव्ययी पदों का तो लोप होता ही नहीं है, परिभाषा कहती है विभक्ति चिन्हों का लोप होता है। फिर पदों का लोप होता है। तो मैंने तीनों बातें बताई। देखो पद हट रहा है, अव्ययी पद हट रहा है माता और पिता के अंदर, और उसके बाद में विभक्ति चिन्ह हट रहा है। तो ये वो बात है जो नहीं भी लिखाऊं ना तो भी आपके अंदर कॉमन खुद ही लेके पैदा होनी चाहिए। कि उसने पूछा विभक्ति चिन्ह का लोप होता, बिल्कुल होता, मैं का, पर का, को का, के का, इनका लोप होता है। फिर पूछा अव्ययी पद, तो और समुच्चय बोधक अव्ययी है या समुच्चय बोधक अव्ययी है? द्वंद्व समास में याकार और का प्रयोग करेंगे, तथा का प्रयोग करेंगे, तो वो समुच्चय बोधक अव्ययी, तो अव्यय का लोप होता है। और मध्य पद लोपी समास, जिसे लुप्त पद तत्पुरुष कहते हैं, उसमें पदों का लोप होता है। लेकिन समस्या कहां आपने पता है? अपने को लिखाया नहीं है। बच्चों की यहां ये समस्या कि हर चीज लिखा हो। अब इससे भयंकर क्या समस्या हो सकती है? और देखो संयोग से संधि के उदाहरण अपने पास विसर्ग के पड़े हैं। अब इसमें ये आज से साल डेढ़ साल पहले एक बैच की घटना बता रहा हूं। एक बच्चे ने ये कह के कह दिया कि आप सर पूरी थ्योरी नहीं लिखाते हो। कैसे नहीं लिखाई? मैंने उससे पूछा तो उसने बहुत शानदार बात बताई। मन लगा कि उसे वहां से ताजमहल के पीछे भेज देना था। उसने कहा सर आप ऐसे करके ये लिखा देते हो, आपको ऐसे लिखाना चाहिए कि ई या ऊ के साथ विसर्ग आता हो तो विसर्ग का परिवर्तन र में होता है। तो फिर ये क्या कह रहा हूं मैं? तो दूसरी तीसरी का टब्बर है क्या? हम तो पहली बार पढ़ रहे हैं, तो ये कौन सी 7वीं 8वीं बार आए हुए हैं? फिर तू पहली बार पढ़ रहा है, बाकी वाले जो पढ़ रहे हैं ना वो आखिरी बार पढ़ रहे हैं। इतना ही फर्क है, क्योंकि तूने सोच रखा कि अभी तो पहली बार पढ़ रहा हूं, दूसरी बार में फिर देखेंगे। तो ये थ्योरी क्या लिखाना किस बात पे? तो हर चीज नहीं लिखाई जाती मित्रों, आपको खुद को लेके बहुत कुछ सीखना पड़ेगा साथ में। और जैसे जैसे सवाल मिलाओगे ना तो चीजें खुद ही विकसित होगी। ये तो लिख लिया था। हाँ चलो सुनो, इनका सवाल ये है कि सर यहाँ के लिए आया है, फिर भी सेवार्थ और ज्ञानार्थ यहाँ आया, इन्होंने स्वीकार कर लिया, लेकिन एक बार वापस बताएं, ज्ञान का ज्ञानो होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। तो ये प्रथम पद अव्ययी हो गया, और प्रथम पद अव्ययी जैसे ही किसी के साथ जुड़ता है
तो उस पद को स्वतः ही खुद क्या बना लेता, अव्ययी। तो संपूर्ण पद अव्ययी बना, इस वजह से इन दोनों को किस में पढ़ाया जाता है, अव्यय। बाकी कोई रीजन नहीं है। ज्ञान का अर्थ नहीं, ज्ञान के लिए का अर्थ नहीं होता है। अरे गवर्नमेंट स्कूल के बाहर नहीं देखा क्या, ज्ञानार्थ प्रवेश सेवार्थ प्रस्थान, ज्ञान के लिए आइएगा, सेवा के लिए जाइएगा। मारा मारी, या और भी ऐसे खूब सारे आप उदाहरण बना सकते हो। मारा मारी हो गया, या और भी जैसे आवृत्ति सूचक जितने भी तुम्हारे शब्द आ रहे ना, वो सारे लेके आ जाओ पहले। हाँ यही है, बिल्कुल शब्द की आवृत्ति हो रही है ना, सारे यही है, उतारो इसको। कुशलता खुद प्रदान है, पूर्वक तो अव्ययी जुड़ा है इसके साथ में। वापस देखो, कुशलता का कुशलताओं होता है क्या, नहीं होता है, तो ये पूर्वक के साथ में इसको बदला गया है। यहां से उतारना है पीछे से, चलो। ये तो जो लास्ट में लिखे ना कुशलता पूर्वक ज्ञानार्थ, ये तो विकारी अविकारी बनाए गए हैं, तो इसीलिए इसको थोड़ा विशिष्ट देखना है। हाँ अभी लिखा दूंगा याद से, है ना, आगे उदाहरण लिख पड़ेंगे। एन वक्त, एन वक्त, एन मौका, एन वक्त यानी ठीक वक्त पर, आगे लिखाएंगे। पर का मतलब पराया हो जाएगा, फिर पराया है जो देश। भर ही होता है वहां, हाँ, क्योंकि भर की वजह से परिवर्तित हो रहे हैं। पूर्व पद का मतलब क्या है, इसने भर जुड़ने के बाद में संपूर्ण पद को क्या बनाया, अव्यय। क्योंकि रात तो क्या है, विकारी शब्द है, जैसे श्रद्धा वाला, तो अपन वहां लिखते लास्ट में रात भर वगैरह, जैसे श्रद्धा वगैरह लिखे, लेकिन मैंने वहां साथ में इसलिए लिखा दिया, भर है साथ में तब लिखा है अव्यय के अंदर। बाकी रात भर जो रात है ना, जैसे श्रद्धा की तरह काम कर रहा है।
क्या लिखा हुआ मिल जाता है? रुक जाओ रुक जाओ, गंभीर बात है। ये कह रहे हो आप? हाँ, वीणा का तद्भव है। अरे सुन ले, बता देता हूं। संस्कृत का जो शब्द है ना वो विष है, ठीक है? हाँ, विष, विशंति, 20। और तद्भव जो शब्द है ना वो 20 है। तो होता कुछ नहीं है, दोनों ही है, इसमें कोई लेके नहीं सोचना है। अब जैसे ये शब्द लिखा और कब 20 क्यों हुआ, कोई तो 20 लिखता है, तो भाई वो संस्कृत है, वो तत्सम शब्द है, इसमें कोई लेके नहीं है ना। इसमें ज्ञान बहुत चिपकाया जाता है इधर उधर, ये होता है वो होता है इसलिए होता है, फलाने क्षेत्र, कोई क्षेत्र नहीं है, तत्सम तद्भव है। वह का ब का वह बनता है बस। निष्कलंकित शब्द ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है, शब्द ही गलत है, ऐसा शब्द ही। भाई निष्कलंकित किसको कहोगे? जिसपे कलंक ना, और निष्कलंक किसे कहोगे? भाई निष्कलंक भी किसे कहते हैं? जिसपे कलंक ना लगाओ या बिना कलंक। निष्कलंक की शब्द नहीं होता है। हो गया? अब सुनो, अरे कोई गोल्ड मेडल लेने नहीं गया था ये जो इसको जूम कर कर देख रहे हो, कोई ओलंपिक में दौड़ने थोड़ी गया। मतलब आदमी सुकून से अपने नित्य कर्म भी नहीं कर सकता है। चलो, सवाल है इनका कि सर नुक्ता कब लगता है। बेसिकली नुक्ता विशेषकर राजस्थानी हिंदी जो है ना, जिसको अपन कह सकते हैं पश्चिमी हिंदी, जिसको अपन पश्चिमी राजस्थानी के नाम से, इवन ये कह सकते हैं कि संपूर्ण उत्तर भारत का जो हिस्सा है उसने नुक्ता त्याग दिया है। नुक्ता त्याग दिया का मतलब क्या है कि हम जब शब्द का उच्चारण करते हैं ना उस पर जोर नहीं देते हैं। पूरे संपूर्ण उत्तर भारत जहां हिंदी भाषी क्षेत्र आता है वहां कभी भी आप नोट कर लेना, हमने शब्दों पे जोर दिया ही नहीं है। जैसे अगर मैं कुछ उदाहरण दूं, जैसे क्या लिखा हुआ है, ठीक है, किला, ये 3 शब्द हैं। जिला है, किला है, मस्जिद है, राइट। जबकि मस्जिद होता है, क्या होता है? मस्जिद। किला और जिला ये ऐसे है। जिला अपन क्या बोलते हैं? जिला। जिला जो आता है ना, ज मन किससे है? जेड से। किला अगर नुक्ता के साथ आएगा ना तो हमेशा किससे शुरू होता है? क्यू से। कभी नोट कर लेना तुम। और मैं आपको सबसे सुंदर उदाहरण बता दूं, बाकी तो तुमने देखा कि नहीं देखा, कभी कतर लिखा हुआ देखा होगा। कतर देश की स्पेलिंग लिखी हुई देखी, किससे शुरू होती है? क्यू से शुरू होती है। बाकी तो हो सकता है तुमने किला इंग्लिश में लिखा हुआ नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा हुआ, कमर नहीं देखा, कलम नहीं देखा, किताब नहीं देखा, किस्मत लिखा हुआ नहीं देखा, लेकिन आपने कतर लिखा हुआ जरूर। अरे अपन खोटा लिखते हैं, अपन जो इंग्लिश काम में ले रहे हैं ना उसमें किस्मत ऐसे लिखते हैं, ये ऐसे KI से। अपन कबीर भी ये लिखते हैं,
जबकि कबीर की स्पेलिंग क्यू से स्टार्ट होती है उच्चारण के हिसाब से। वो अरबी भाषा का शब्द है, उसमें नुक्ता लगा हुआ, तुम के लगा ही नहीं सकते। ये के जो आ रहा है ना, ये मूल उस उच्चारण के लिए आता है जिसमें हिंदी का क उच्चरित है। हिंदी का क उच्चरित है। किला में तो हिंदी का क है ही नहीं, किला में तो अरबी है ये। क्योंकि आपने जब 12 कड़ी सीखी इंग्लिश में, तब क को क्या लिखा था, के, ये यहां आता है, ये ध्यान रखना है। तो अपने परिवेश में इंग्लिश को बोलना पढ़ना क्यों टफ माना जाता है, इसीलिए तो अपन डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि कब क में जा रहा, कब स में जा रहा है। अब सी का पता नहीं, सी कब स पढ़े, कब क पढ़े, कब साइलेंट रहेगा। अपने जैसे मारवाड़ी देसी आदमी से साइकोलॉजी की स्पेलिंग पढ़वा ले तो सारे मनोवैज्ञानिक मर जाए, क्योंकि स्पेलिंग PHY से शुरू हो रही है, एस तो आ रहा चौथे नंबर पे जाके है। तो अपन तो हैंडीकैप पढ़ा देंगे साइकोलॉजी को। तो ये सबसे बड़ा दोष है। बाकी मैंने तुम्हें एक बात सिखाई है और शायद तुमने समझ में भी आई है कि अंग्रेजी सीखने के मामले में सबसे स्मूथ लैंग्वेज है। कारण एक मारवाड़ी आदमी परफेक्ट तरीके से इंग्लिश बोलना सीख सकता है, उसका फ्लुएंस भी वैसा ही आ सकता है, उच्चारण अपन फुल रिदम से कर सकते हैं। लेकिन आप एक बाहरी आदमी से, मतलब विभाषी से, जो हिंदी भाषा का नहीं है, उससे तुम हिंदी में वो उच्चारण नहीं करवा सकते जो उच्चारण हम करते हैं। आप एक गीत सुनना आज, भगवान राम वगैरह इन सब के वर्णन में एक महिला के गाया हुआ है, मैंने सीता ढूंढी, राम ढूंढा, लक्ष्मण ढूंढा, सीता माई वगैरह सब उसमें भगवान नहीं घट में गा के, वो ऐसा कुछ गीत है। वो घट बोल ही नहीं पा रही है, वो क्या बोल रही है, गट बोल रही है। यानी घ में क्या आता है, जोर आता है, इसलिए वो क्या बोल रही है, गट। वो माई शब्द सही उच्चारण नहीं हो रहा है, देख क्या शब्द सही उच्चारण नहीं हो रहा है। और अगर आप थोड़ा सा उधर जाते हो ना बिहार साइड में, तो कभी देखना बिहार वाले र नहीं बोलते हैं, हड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हड़। और अभी सर्दियां आई, नेपाली आदमियों से मिल लेना, उनसे आप अपने कुछ 4-5 ऐसे नाम है ना जिसमें ट आता हो, ड आता हो, ड आता हो, र आता हो, ऐसे उच्चारण उनसे करवा लेना और रिकॉर्डिंग कर लेना। बहुत भयानक उच्चारण है उनका, है ना। ओके, हो गया। तो वो नुक्ता हम त्याग चुके। बाकी कहां कहां लगता है, तो इसका सीधा उत्तर है अरबी और फारसी शब्दों और तुर्की शब्दों के साथ में, बाकी नहीं आता है। अपन देखो यस भी स्पेलिंग कैसे लिखी है, YAS, YES होती है, पर अपने मारवाड़ी स्पेलिंग लिखी है किसी छात्र ने, YAS, यास। क्या हुआ, परेशान कर रहा है तेरे को? हाँ तो कूट पकड़ के क्या है, बहस नहीं करनी है, मार मोर के खत्म। बहस क्या कर रहे हो? नहीं तो पंडित जी मारो आप इसको पकड़ के। हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रत्यक्ष लिख सकते हो, उससे क्या फर्क पड़ता है।
हो गया। ये इसमें संधि कैसे होगी? पॉसिबल ही नहीं है। अनुपसर्ग लगा हुआ रित शब्द में। रित का मतलब होता है सत्य। निरी में विसर्ग संधि है। ये कह रहे हो? ये निया है, विसर्ग के साथ में ई घोष से आ रहा है, इस वजह से विसर्ग र में बदल रहा है और निरी शब्द बन रहा है। बढ़े आगे भाई। चलो हाँ, अब बात आती है आपके तत्पुरुष समास की। छोटा सा अविभाव समाप्त है और अब बात करते हैं तत्पुरुष समास पे। एक सवाल आपसे पहले भी शायद डिस्कस कर लिया मैंने, लेकिन फिर से वापस यहाँ से शुरू करेंगे क्योंकि यहाँ ऐसी खूब सारी चीजें पढ़ोगे। एक सामासिक शब्द में एकाधिक समास हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं क्या? सवाल क्या पूछा था बता। जवाब तो वो दे देगा तेरे पड़ोसी। सवाल बता देता हूं। मौलिक में संधि नहीं है बेटा। मूल शब्द होता है, एक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। हाँ बता। सुना ही नहीं मैंने क्या कहा? सुना था? क्या कर रहा था फिर? वो तो पता है ना कुछ कर रहा था। क्या कर रहा था? कुछ नहीं कर रहा था। हाँ क्या प्रश्न पूछा? हाँ एक तुम्हारी कमी है छोटी सी। जैसे तूने जवाब दिया ना, जवाब दोनों का ठीक था, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने पूरा कथन बता दिया और आप अटक गए। आप हूबहू जा रहे हो ना तो मरोगे तुम। तुम्हें समझाना है अगले को। आपको एक सामासिक पद इतना लंबा क्यों बोलना? आपको एक ही बात कहनी। एक शब्द में एक से ज्यादा समास हो सकते हैं नहीं हो सकते, ये बात आपने पूछी थी। क्योंकि तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसे किताबी भाषा याद करोगे तुम्हारा सिलेक्शन होगा? जिंदगी में नहीं होगा। तुम्हें याद तो वैसे ही करना है और रहेगा भी वैसे ही जैसा तुम्हारा सॉफ्टवेयर अडॉप्ट कर रहा है। ये ध्यान रखना है। कई बार तुम किताबी भाषा के चक्कर में फंस जाते हो। एक शब्द में यानी जो सामासिक शब्द होता है उसमें एक से अधिक समास हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं। हाँ पीछे हो सकते हैं। बता कैसे? एक उदाहरण बता मेरे को। किसमें? उदाहरण तो बता। सीधा ही तू कह रहा बिना उदाहरण की कर्मधारय हो सकता है, बहुवीर किस में हो सकता है? हमने बात भी की थी ऐसे शुरू में। खैर पीतांबर शब्द की शायद आप बात कर रहे हो। ठीक है। अच्छा, जब समास बदलेगा तब विग्रह बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बदलेगा, पक्का बदलेगा, सीधी सी बात है। अरे समास बदलेगा तब तो विग्रह बदलेगा ही बदलेगा। करोगे कैसे भाई? एक ने तो विशेषण विशेष्य की बात की है और एक तीसरे अर्थ की बात कर रहा है, तो तीसरा अर्थ आ रहा था, सब सीधा चलना है। और विशेषण विशेष्य मतलब जो के माध्यम से उसको संकेत करवाना है, तो बदलेगा, ध्यान रखना है। तो इसका औचित्य इतना सा है बीच में ये बात करने का कि तत्पुरुष समास में कई ऐसे मैं उदाहरण लिखाने वाला हूं जिसमें शायद बहुवीरी समास भी होगा, शायद
कर्मधारय भी होगा। तो ऐसा नहीं कि मैंने जैसे लिखा है पुरुषोत्तम अधिकरण तत्पुरुष में और लिखा आपने पुरुषों में उत्तम, तो आपने पढ़ रखा पुरुषोत्तम कर्मधारय में, तो आपको लगा पुरुषोत्तम तो सर ने यहां लिखा दिया कर्मधारय में, तो कर्मधारय में भी टाइम है पहुंचने में, परसों पहुंचेंगे कर्मधारय में, तो परसों तक मर मुरा नहीं जाना, ऐसे नहीं फांसी खा लो उसके चक्कर में समास गलत हो गया। तो मतलब फांसी का मतलब यहां सच में मरने से नहीं है, और तुम मरोगे भी नहीं मरना भी नहीं है, ऐसे द्वंद्व नहीं पालना मन में। आप इंतजार करो आराम से लेके, जैसे समास कंप्लीट हो जाए फिर आप लेके बताना कि इन इन शब्दों में सर समास मैं अभी भी कंफ्यूज हूं, आपने बोर्ड पर लिखाया है और ये समास यहां क्यों है और वहां क्यों नहीं है, यहां और वहां दोनों जगह है, तो फिर विग्रह ऐसे क्यों है, वो कोई सवाल होता आप पूछिएगा। तो सबसे पहली बात तत्पुरुष से बेसिक सुने। तत्पुरुष समास में, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। यह ध्यान रखना है। दूसरी बात, तत्पुरुष के दो रूप होते हैं। कौन कौन से? बिल्कुल, विअधिकरण और समानाधिकरण। और समानाधिकरण। एक बात और सुन लेना, वैसे तो आगे लिखेंगे ये उदाहरण वापस रिपीट भी हो जाएंगे। ये इनके पीछे जो कर्ण शब्द लिखा हुआ ये कर्ण प्रत्यय नहीं है, ये कर्ण प्रत्यय नहीं। कर्ण एक प्रत्यय पढ़ाऊंगा आपको, स्वतंत्र प्रत्यय पढ़ाएंगे, उसमें कर्ण प्रत्यय पढ़ाएंगे। बेटा अनगिनत आगे आएगा है ना, अनगिनत में कौन सा समास है, मैं मौखिक तो बता चुका हूं कि अनगिनत में कौन सा समास है, नए तत्पुरुष है। विकल्प नहीं मिलता तो अब ये पाओ, क्योंकि अ अन ना गैर वहां पढ़ेंगे तब पूरा क्लियर करेंगे। अब सुनो, एक आपको कर्ण प्रत्यय पढ़ाया जाएगा, उस कर्ण प्रत्यय की बात जब आती है ना, तो अगर ये सवाल पूछता नहीं किसमें कर्ण प्रत्यय नहीं है, तो इन दोनों शब्दों के उसमें ऑप्शन मिलने की 100% संभावना है। क्योंकि अपन क्या सोचते हैं, जैसे मैंने लिखा वृद्धिकरण, क्या लिखा, वृद्धिकरण, मैंने शब्द लिखा आधुनिकीकरण, मैंने शब्द लिखा प्रकटीकरण, मैंने शब्द लिखा रसवीकरण, और यहां लिखा व्यधिकरण, यहां लिखा समानाधिकरण, सब में किसकी आवाज आ रही है, कर्ण, और सब में ही कर्ण स्वतंत्र लिखा हुआ मिलेगा, ऐसे कैसे। तब वहां पर बच्चा फंस जाता है, मैं कर्ण प्रत्यय कहां करूं कहां नहीं करूं, यहां है कि नहीं है, नहीं है तो क्यों नहीं है। तो मैं आपको एक सीधी पहचान बता रहा हूं, लिखेंगे अपन वहां, कर्ण प्रत्यय अगर है कि नहीं इसको चेक करना है, तो इसका एक सिंपल फंडा है, इस कर्ण के ठीक पहले जो ई की मात्रा होगी वो हमेशा कैसी होगी, बड़ी होगी, बाकी कोई लॉजिक नहीं है। अगर बड़ी मात्रा है तो कर्ण प्रत्यय है, नहीं है तो कर्ण प्रत्यय नहीं है। जैसे कई बार बच्चे फंस जाते हैं वैसे सवालों में, जैसे बच्चे से पूछ लिया कि बेटा प्रस्तुतिकरण में मूल शब्द और प्रत्यय को अलग कर दे, तो बच्चा क्या करता, प्रस्तुत को अलग नहीं करता है, वो प्रस्तुति को कर्ण से अलग कर लेता है। उसको लगता प्रस्तुति में कर्ण जोड़ा तब प्रस्तुतिकरण, नहीं, प्रस्तुत शब्द में कर्ण जोड़ा, ई की मात्रा तो आई है बड़ी, और शब्द क्या बनाया, प्रस्तुतिकरण। ये ध्यान रखना, खैर लिखेंगे आगे, नियम आएगा। अब सुनो वैदिकरण तत्पुरुष की कहानी। वैदिकरण जो तत्पुरुष है वो कारक आधारित होता है, कारक के आधार पर कितने रूप होते हैं, 6 रूप होते हैं। और यहां जो है जो समान विभक्तियों का प्रयोग होता है, इस वजह से वो अपने काम की चीजें हैं वो 2 ही आती है यहां पर, एक तो कर्मधारय समास और एक द्विगु समास। ठीक है, इसमें विशेषण, विशेष्य, उपमेय, उपमान, और इसमें केवल संख्या बोधी विशेषण, इससे काम हो जाता है। अब कारक के आधार पर बात करूं तो कौन कौन से होते हैं, कर्म होता है, कर्ता समास नहीं है, कर्म तत्पुरुष होता है। दूसरा कर्ण तत्पुरुष होता है। तीसरा
संप्रदान होता है। चौथा अपादान होता है। पांचवा संबंध होता है। छठी विभक्ति संबंध आती है हमेशा। और सातवां मतलब यहां छठा लेकिन सप्तमी विभक्ति अधिकरण। ये हो गई आपके सामान्य सी बात। अब मैं आपको वापस थोड़ा कारक याद दिला दूं। आपको भली प्रकार से पता है कि कौन सा कारक चिन्ह कहाँ कहाँ काम आता है, ये याद रखिएगा। सर्वनाम का कारक के रूप भी आपने बनाया कि नहीं बनाया? बना लिया। आज ध्यान से याद आ गया बीच में। किस किस ने सारे रूप बना लिए? हाथ खड़े करो। सारे बना लिए। ऊपर वाला चौपड़ा कोई दिक्कत नहीं, वो मेरे को कल आते ही याद दिला लेना, उस पर बात कर लेंगे। कल आते ही सबसे पहले यही याद दिलाएं कि सर्वनाम का कार्य के रूप एक बार बताओ। ऊपर वाले को छोड़ दो, वो तो विशेषण वगैरह बने। वो इंडेक्स बनाया भी मैंने क्यों था? क्योंकि आप जैसे नीचे कोई शब्द है, आप शब्द कौन है, अब कौन का तुम लोग जैसे कार्य के रूप बनाओगे तो कौन का कार्य के रूप क्या है वो आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए मैंने वो इंडेक्स बना के दिया। बाकी वो विशेषण में काम आ चुके हैं, इस पे बात हुई है। इधर देखिए, नहीं मैं उसको पूरा एक बार रिवाइज करवा दूंगा, सारे एक बार। ये पूरी सारणी अपन बात कर लेंगे, क्योंकि हो सकता है कि इसमें कुछ बच्चों के एक वचन तो मामला बैठ रहा है, बहुवचन में कहीं कहीं गड़बड़े आ रही है। ये आपकी नहीं है, हर किसी की छोटी मोटी समस्या आती है। ये पेपर शीट किसको मिली नहीं वो हाथ खड़ा करो। आपको नहीं मिली? अरे आप तो रेगुलर आते हो ना। अच्छा नहीं आए थे। अच्छा आपको क्यों नहीं मिली? खत्म है। ये प्रिंट मंगवाना है। और क्या? अच्छा वो नहीं, वो भी वो मंगा दूंगा मैं। ये तो सर्वनाम के प्रिंट मंगा देना 10। आपको क्यों नहीं मिला? क्यों? कहाँ थे? किसके? आपके भी एग्जाम थे? आप गांव क्या कोई उद्घाटन समारोह था गांव में? क्यों गई थी? एग्जाम था तेरे भी तो? अच्छा गांव वहाँ है, एक चला गया देखने गई है। फिर तुम्हारे पता समस्या क्या है? फिर आप पड़ोस में बैठे क्या तो ये हिंदी समझ में नहीं आ रही है। मैं कह रहा हूँ तुम्हें 7 पीढ़ी को समझ में नहीं आएगी, भले तुम कुछ भी कह लो। आज तुम तत्पुरुष को ये नहीं पढ़ के चले हो ना, या कारक तुमने नहीं पढ़े। अब मैंने 2 दिन में कारक करवाए, तुम कारक में नहीं आए तो तुम भले टोपी पटक लेना, तुम्हें समास नहीं समझ में आएगा तत्पुरुष। में आपको स्पष्ट कह रहा हूं। और वो उदाहरण समझ में आएंगे जो एग्जाम में कभी नहीं आएंगे। राजमाता तुम्हें पता, राजा की माता संबंध तत्पुरुष है, मेरे से लिख के ले जाओ, नहीं आएगा सब वो। और आ जाएगा तो क्या उखाड़ लोगे? पूरे राजस्थान के सही होगा, उसमें फायदा क्या है? तुम्हें मतलब एक छात्र को क्या चाहिए पता? उस एक छात्र को चाहिए मास्टर नहीं जादूगर, जो सब ऐसे खोपड़ा खोले, अपना खुद का खोल के डाटा अंदर डाल दे, घर चले जाए, याद हो जाए। ऐसे याद होता ना तो मास्टर 15 साल से लेकर के माता पोड़ी कर रहा, तब जाके चीजें कहीं कहीं बैठी है, कहीं अभी भी चीजें पढ़ते हम लोग, तब जाके मामला बैठ रहा है। ऐसे नहीं होता है, रोज आना पड़ेगा, रोज पढ़ो। अब मजे की बात क्या है? जिन्होंने किया वो तो ठीक है, जिन्होंने नहीं किया या नहीं हुआ, उस बंदे ने मजा लेके एक दिन भी मुझे आके कहा कि सर मुझे कार्य के रूप मेरे से नहीं हो रहा है, कि मुझे फलाने कार्य के रूप के बारे में थोड़ा बताओ, या मैंने कभी तुम्हें सवाल का मना किया कि तुमने मुझसे प्रश्न क्यों किया, तो खड़ा हो जा, बाहर निकल जा, क्यों बोला? किसी ने पूछा मुझे कार्य के रूप मुझसे नहीं हुआ है सर, मेरे को एक बार वापस रिपीट करवाओ। बोला था, कब बोला? तो मुझे याद दिलाया आपने कि सर आज करवाओ। हाँ तो वो बीच में भूल जाते हो ना, तो आपने बोला तो बहुत अच्छी बात है। हो सकता है वो मैं भूल गया हूँ कि भाई आपने कब बोला। एक तो क्या होता है, क्लास स्टार्टअप में बात होती है ना तो थोड़ा सही रहता है, टॉपिक स्टार्ट होने के बाद फिर वो मजा नहीं आता, बीच में फंस जाती चीजें। तो आप यार इतने स्वतंत्र हो मेरी क्लास में, तुम्हें कहा हुआ चीज नहीं समझ में, मुझे 50 बार पूछो ना, मैं बताऊंगा तुम्हें। लेकिन नहीं, पूछना नहीं है, पूछे तो दिक्कत हो जाती है, क्योंकि ये खुद पूछ लेगा तू पढ़ा कि नहीं पढ़ा। और ये पेपर नहीं, ये 2 नंबर है तुम्हारे। अब कहीं तो इतने डीट है, 2 ही नंबर है, रहने दो फिर। अरे तो 2 नंबर कम होते हैं क्या एक पेज से भाई? क्यों संभावना है? क्योंकि राजस्थान भर्ती परीक्षाओं में पिछले 19 वर्षों से
19 वर्षों के बाद में ग्रेड सेकंड में अभी लेटेस्ट सवाल आया पिछले साल वाली भर्ती में, तब मैं कह रहा हूं कि ये कार्य के रूप तुम पढ़ के जाओ। तो ये कल की सबके पास में ये पेपर होना चाहिए। जितना खुद को आ रहा है उस पर काम करोगे, जिनको नहीं मिला है उनको कल मिल जाएगा। ये सर्वनाम की 10 कॉपी जो है अमित वो मंगा लेना है ना, याद से, ये आपकी जिम्मेदारी है। किसी भी हालत में इन बच्चों के पास कॉपी होनी चाहिए। बाकी टेस्ट वाला मैं ऑफिस में बोल दूंगा, तो मैं भी कल आ जाएगा। कल तो वैसे रविवार रहेगा, तो तुम्हारी छुट्टी है कल? हाँ, कल का मतलब नेक्स्ट जो क्लास होगी। अच्छा, पीटीटी का एग्जाम भी है ना? एग्जाम तो कोई 2-4 जनों के हैं, बाकी वाला एग्जाम का माहौल ले रहे हैं, फीलिंग ले रहे हैं। अच्छा, भारत पाकिस्तान के मैच है, भारत जीत जाए तो कार्य के रूप पढ़ने नहीं पड़ेंगे, राइट? खैर कोई नहीं, देखो भाई, तुम कुछ भी कह लो, पढ़ोगे ना तभी लेके काम होगा, बाकी नहीं होगा। वापस सुनो, अब कारक मैच तुम्हें भेज दूं या तो अमेरिका, और तो क्या करूं भाई? सोचेंगे 2-4 महीने कमाई नहीं, और तो क्या करें? या कोई ट्रैक्टर ट्रॉली लाता हूं गांव से, है ना? धीरे धीरे चलते हैं, तब या तो भारत वाले सामने मिल जाएंगे कहीं, तो नहीं तो समुद्र छो आता ना। गांव में ऐसे ट्रैक्टर है हमारे, उड़ते भी हैं मंत्रों से। अरे एक बात को सुनो, है ना, तुम सच में ही नौकरी की स्थिति में हो ही नहीं, तुम्हें बुरा लगेगा। मैच देखो, मैं मना नहीं करता हूं, लेकिन मैच के समय मैच की बात हो ना, तो आपके लिए काम की रहती है। कल मैच है, क्या है, ठीक है, देखो, कोई बात नहीं। 140 करोड़ लोग देखते, नहीं पसंद है कोई बात नहीं। बहुत सारी चीजें पसंद नहीं है अपने को, तो अपन जरूरी थोड़ी वो देखते हैं। बहुत सारे लोगों को हम पसंद नहीं है, इसका मतलब क्या मर जाए? पसंद ना पसंद की कोई टेंशन नहीं। तेरे को नहीं पसंद तू मत देख, मुझे पसंद है मैं देख लूंगा, उसकी लेके बात ही नहीं करनी। अरे मैच की बात कर रहा हूं, चलो आओ। सुनो, तो मैच होता है ना, वहां काम करें, है ना? तो कर्म, संबंध, करण, अधिकरण, संप्रदान। अब वापस सुनो, मैंने आपको एक तो संप्रदान में एक विशेष बात लिखाई थी कि को का प्रयोग संप्रदान में होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और इसका सबसे मतलब प्रसिद्ध उदाहरण रहा है कृष्णार्पण। सबसे फेमस उदाहरण रहा है कृष्णार्पण, कृष्ण को अर्पण। अब वो क्या करता है, इस सवाल को जो अभी की स्थितियां है ना, वहां वो ऐसे नहीं पूछेगा कि बता कृष्णा अर्पण में कौन सा समास है। वो पूछेगा कौन सा मिसमैच है, कृष्ण को अर्पण, और सामने लिख के देगा कर्म तत्पुरुष। अब ऐसा नहीं है कि तुम्हें याद नहीं आएगा, लेकिन उस समय एग्जाम का प्रेशर इतना भयंकर होता है कि बच्चा इस को की वजह से इसको तो क्या करके चलता है, कर्म हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको क्रिया के समय से सिखाया है कि जब कोई चीज किसी के लिए दे दी जाए फिर वो के लिए मानी जाती है। जैसे गाय को पानी पिलाओ, गुरु को दक्षिणा दो, तो वो को कर्म नहीं है, वो संप्रदान है। दूसरी बात मैंने कर्म तत्पुरुष में लिखाई थी तुम्हें कि जहां पर की और दोनों और चारों और शब्द आते हैं तो कर्म तत्पुरुष होता है। इसका भी एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण बताता हूं जो कई बार पूछा हुआ। एक तो विकासोन्मुख और एक कर्मोन्मुख। अब इनका विग्रह विकास को उन्मुख नहीं होगा, विकास की और उन्मुख। अब जैसे ही तुम लोग देखोगे विकास की और लिखा हुआ है तो अपन वहां पर आएंगे, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का के की, तो लगे विकास की और, तो की वजह से अपन संबंध में फंस जाते हैं, ये ध्यान रखना है। तो जो चीजें आपको वहां लिखाई है ना, उसको एक बार कारक को वापस रिपीट करना है कि कौन सी चीज कहां जा रही है, कौन सी चीज कहां नहीं जा रही है। और कुछ चीजें बच्चों के रटी हुई आप में यहां बैठे हैं जिन्होंने समास पढ़ रखा है, क्योंकि मैंने एक चीज तुम्हें सिखाने का प्रयास किया, शायद मैं भरोसा रखता हूं कि पढ़ने वाले बच्चे में मैं जरूर विकसित करके जाऊंगा कि वो एक रूढ़ित कहीं ना कहीं चीजें रटेगा नहीं, सूत्र नहीं रटेगा, ट्रिक बेस नहीं रटेगा। अब कुछ साथी ये बताते हैं, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा वीडियो, खूब सारे इधर उधर लिखे हुए भी नोट्स मिल जाएंगे कि आलय शब्द कहीं आता है, आंख बंद करके संप्रदान कर दो। मैं आलय शब्द में तुम्हें 3 से 4 समास पढ़ा के बताऊंगा यहां। अरे कैसे समास में रूढ़ी तो कुछ है ही नहीं, रूढ़ नहीं है कुछ भी। अब जैसे हिमालय, विद्यालय, मधवालय, देवालय, सारी चीजें अलग अलग है, पूरा आरती अलग है भाई। फिर लिखा दिया भूमि शब्द आती संप्रदान कर लेना, कैसे कर लोगे? देवभूमि अलग है, रणभूमि अलग है, जन्मभूमि, पूरा ही मामला ही पूरा ही अलग चला जाता है, कहीं पे नहीं है, ये रूढ़ित नियम नहीं है। दान आते संबंध कर लो,
कैसे कर लेंगे संबंध? दान आते ही। किसने कहा दान आते ही संबंध कर लेना? हर जगह दान का संबंध थोड़ी होता है। तो इन रूढ़ित चीजों को दिमाग से निकालना है, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये बच्चों को एकदम बरगलाने जैसी स्थिति में होता है। अच्छा ठीक लिखा है सर ने, आले से होगा। अब तू पढ़ के आया विद्या के लिए आले, उसने पूछ लिया हिमालय, बता कौन सा समास है? हिम के लिए आले होता है क्या? हिम का आले होता है। लेकिन उससे भी इसका प्रखर विग्रह क्या होता है? हिम के द्वारा निर्मित आले। वो बर्फ का घर नहीं है, वो बर्फ द्वारा निर्मित है वो। तो ना तो हिम का आले आ रहा है, ना हिम के लिए आले आ रहा है, कहानी कुछ और ही बयां कर रहा भाई। तो इन चीजों को पढ़ोगे ना तो एक बार कारक पूरे रिपीट करना है। उतारो जिन दो चार के उतारना है, बाकी मैं बोल रहा था तब तक छापे जा रहे थे।